हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आज की हमारी ये महामैराथन क्लास है जिसमें हम सभी जितने भी अब तक पूछे गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न उनको कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L होता है। Q क्या होता है, Q आवेश होता है और 2L क्या होता है, इसे होती है हमारी अल्पतम दूरी। तो देखिए अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पता होगा P बराबर Q इंटू 2L, तो आप क्या करोगे, आप इसकी डेफिनेशन खुद से लिख दोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपसे 1 मार्क्स में पूछे, आपसे MCQ में भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो आपको पता होना चाहिए P बराबर Q इंटू 2L। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार बार हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और देखिए गॉस की प्रमेय हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय डेरिवेशन हर बार आपको रखी मिलेगी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम पेपर में क्या होता है, रखा ही मिलेगा। अब हमसे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए पूछा है, गॉस की प्रमेय क्या है। तो जब हमसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर भी उतना ही देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जहाँ फाई बराबर Q/ε0 है। जहाँ ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। जहाँ ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। अब देखिए गॉस की प्रमेय क्या थी। गॉस की प्रमेय है गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए कई बार हमसे MCQ में पूछा गया था अनोन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए अनोन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हमारा हेनरी। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन तो तैयार यहाँ पे हो ही रहे हैं। और देखिए आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि अनोन्य प्रेरण का उदाहरण क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर होता है। अब देखिए अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक अथवा अनोन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकत्व फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है। इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है, इसका व्यवहारिक उदाहरण है हमारा ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। तो अनोन्य प्रेरण गुणांक में क्या होता है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक अथवा अनोन्य प्रेरक तो संख्यात्मक रूप से किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण, यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण, इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण बराबर n-1 इंटू ए। फिर से देखिए किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण और कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र हमें लिखना था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण, ये इसको इससे डिनोट करते हैं, बराबर n-1 इंटू ए,
जहाँ ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण और एन क्या है, एन है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। एन क्या है, एन है हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे सूत्र लिख दिया n-1 इंटू ए, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे a क्या है और n क्या है आपको ये लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को अच्छे से पता है, तो इसलिए वो आपको अच्छे नंबर देगा, मतलब कि पूरे में से पूरे नंबर देगा। अच्छे नंबर तो क्या ही होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कोणीय विक्षेपण। यहाँ पे हमसे पूछा न्यूनतम घर्षण कोण, अब है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण में क्या होता है, थीटा बराबर NV माइनस NR इंटू ए। कोणीय विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण होता है थीटा बराबर NV माइनस NR इंटू ए, जहाँ NV क्या है, NV बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, V यानी कि वॉयलेट, वॉयलेट क्या होता है बैंगनी, और NR क्या होता है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। तो कोणीय विक्षेपण में क्या है, थीटा बराबर NV माइनस NR इंटू ए, जहाँ NV है बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक और NR है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा तरंगार को परिभाषित कीजिए। तो तरंगार को परिभाषित करना है, इसमें किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगार कहते हैं। तो तरंगार को हमें यहाँ पे स्पर्श करना था, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या बोलेंगे, तरंगार बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स से पूछा गया था। अब देखिए बात आती है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। तो कला संबंध स्रोत क्या कहलाते हैं, ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। दो कला संबंध स्रोतों से क्या प्राप्त किया जाता है, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। तो कला संबंध स्रोत कहते हैं ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ऐसे स्रोत जिनके बीच क्या होता है, कलांतर समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। और दो कला संबंध स्रोत से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। ये देखिए बात अलग से है, तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि दो कला संबंध स्रोत से स्थायी व्यतिकरण कैसे प्राप्त किया जाता है, या दो कला संबंध स्रोत से क्या प्राप्त किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्थायी व्यतिकरण। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश के विवर्तन से आपके समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत बार आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, तो वह स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, तो वह स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या था, बस इसमें था जब प्रकाश की किरणें, यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रकाश गिरा है, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, तो वह स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और जब मुड़ जाती है तो प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ये मैंने यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो, तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो, तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण है, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो, तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे नेट धारा I का एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि यहाँ पे किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी रेखा समाकलन पथ द्वारा घिरे नेट धारा I का म्यू गुना होता है, यानी कि यहाँ पे फाई गुना वेक्टर बी गुना dl वेक्टर। फिर से देख लीजिए, फाई
गुणा वेक्टर बी गुणा dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो देखिए आपको इसका सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए कि एम्पेयर का परिपत्र नियम का सूत्र क्या होता है, 5 इंटू वैक्टर बी इंटू डी एल वैक्टर बराबर म्यू0 इंटू आई। तो एम्पेयर के परिपत्र नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कार्य का समाकलन पथ द्वारा गिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो बताइए धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे। तो धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। हमें क्या करना होगा, धारा मापी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध का क्या लगाना होगा, शंट लगाना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा अनओम्य प्रतिरोध से आपके समझते हैं। तो देखिए अनओम्य प्रतिरोध क्या होता है, उसका हम उदाहरण भी लिखेंगे। तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उन्हें अनओम्य प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए अनओम्य प्रतिरोध क्या होते हैं, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओम्य प्रतिरोध कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व। एग्जाम्पल क्या है, वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व। तो अनोम्य प्रतिरोध क्या होता है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं वो हमारे अनोम्य प्रतिरोध कहलाते हैं, जैसे वैद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा आवेश की गतिशीलता से आपके समझते हैं। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर वी अपॉन ई। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है। तो इसमें आवेश की गतिशीलता क्या आती है, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम क्या है। अब देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक तो हमारा था धारा का नियम जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, दूसरा है बंदपाश का नियम जिसे हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो देखिए अगर आपने अभी तक वो तैयार नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है। अब देखिए किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में क्या है बार बार रिपीट हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।